हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 10.3 के जो आगे के क्वेश्चन है, जो बचे हुए क्वेश्चन है, उन्हीं को हम कंप्लीट करेंगे। इससे पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 तक के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे। तो पिछले वीडियो की लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो लिंक मेंशन है ही, तो वहां से आप आसानी के साथ कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए, बात वही है कि जरूरी ये है कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हैं, क्योंकि जो 10.3 है उसका इंट्रोडक्शन हमने दो पार्ट में किया था। पहले पार्ट में हमने सारे कॉन्सेप्ट समझे थे और दूसरे पार्ट में हमने सारे एग्जाम्पल किए थे। तो अगर इंट्रोडक्शन में जो कॉन्सेप्ट हैं वो समझ लेते हैं और एग्जाम्पल भी कर लेते हैं तो एक्सरसाइज आप खुद बना सकते हैं। ठीक है, बाकी सॉल्यूशन है यहाँ पर, अगर आपसे नहीं बनता है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। सो यहाँ पर हमको बोला जा रहा है, इफ वेक्टर ए इक्वल टू दिस, वेक्टर बी इक्वल टू दिस एंड वेक्टर सी इक्वल टू दिस आर सच दैट a प्लस लेमडा बी इज परपेंडिकुलर टू लेमडा सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। तो देखिए, यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि हमको तीन वेक्टर दी हुई हैं ए बी सी। ठीक है, हमको बोला जा रहा है कि ये तीनों वेक्टर इस तरह से हैं कि a प्लस लेमडा बी इज परपेंडिकुलर टू सी। यानी कि हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है कि a प्लस लेमडा बी इज परपेंडिकुलर टू लेमडा सी। ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये हमको बोला जा रहा है। और हमको बोला जा रहा है कि लेमडा की वैल्यू आप फाइंड करिए। तो हमको ये चीज पता है कि अगर दो वेक्टर्स, क्योंकि हमको किसी की वैल्यू फाइंड करना है, हमको लेमडा की वैल्यू फाइंड करना है, और हमको दी सिर्फ एक ही चीज है कि ये परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर की कंडीशन से हमको ये पता है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट जो है वो होता है 0। तो इस कंडीशन का यूज करके हम लेमडा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक, क्लियर। चलिए, सो यहां पर सबसे पहले तो आप लिख लीजिए थोड़ा सिस्टमैटिक। हमको गिवन क्या है, वेक्टर ए है हमारे पास, वेक्टर बी है और वेक्टर सी है। 3i प्लस जे, के नहीं है इसमें, तो आप चाहें तो 0 के लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 0 मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो 0 ही रहना है। ठीक है, तो ये तीनों दिए हुए हैं और हमको ये बोला जा रहा है कि ये तीनों वेक्टर इस तरीके से हैं कि एंड वी हैव a प्लस लेमडा बी परपेंडिकुलर टू c। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए, हमारे पास वेक्टर c सीधा सीधा है, लेकिन a प्लस लेमडा भी तो फाइंड करना पड़ेगा ना, तभी तो आगे की कंडीशन हम कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे a प्लस लेमडा बी। तो नाउ वेक्टर a प्लस लेमडा बी, तो वेक्टर a अपना लिख लेंगे अपन यहां पर, प्लस लेमडा बी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। तो ये हो गया अपना 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। और ऑब्जर्वेशंस में और कई प्रॉपर्टीज में जो हमने समझा था, वो ये समझा था कि डिस्ट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस लेमडा आई कैप प्लस 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 है, ये हो जाएगा 2 लेमडा जे कैप और ये हो जाएगा 3 लेमडा के कैप। ठीक, क्लियर, समझ में आ गई बात। अब आई वाले अलग कर लेंगे, तो आई है, ये आई है, दोनों में से आई कॉमन, 2 माइनस लेमडा आई कैप 2j और 2 लेमडा जे, तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 2 लेमडा जे कैप। के वाले की बात करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 3 लेमडा और के कैप अपन ने कॉमन ले लिया। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो ये आ गया आपका a प्लस लेमडा बी। तो ये किसके परपेंडिकुलर है, सी के परपेंडिकुलर है। और हमको लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कंडीशन हमको पता है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, मतलब उनका स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट होगा 0। ठीक, चलिए। So since vector a plus lambda vector b is perpendicular to lambda c, so we know that a plus lambda vector b dot vector c इक्वल टू क्या होगा, 0। ठीक है ना, अगर दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा 0। तो चलिए इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो a प्लस लेमडा भी अपना ये रहा, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगी, a प्लस लेमडा भी ये रहा अपना,
ताकि एक बार में पूरा खत्म हो जाए ना। ए प्लस लेमडा भी ये है और वेक्टर सी ये है। और अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, अगर हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, आई का आई वाले के साथ, जे का जे वाले के साथ और के का के वाले के साथ। तो अब आप देखिए ध्यान से, आई कैप का कोफिशिएंट है 3 और यहां पर देखिए सी की बात कर रहा है, सिर्फ सी की और इसकी, ठीक है। तो यहां पर आई का कोफिशिएंट है 2 माइनस लेमडा, यहां पर है 3, तो 2 माइनस लेमडा और 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 और 2 माइनस लेमडा प्लस, फिर जे कैप की बात करते हैं, यहाँ जे कैप का कोफिशिएंट है 1, यहाँ जे कैप का कोफिशिएंट है ये, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये यही कहीं आ जाएगा, तो 2 प्लस 2 लेमडा, ठीक, क्लियर। प्लस अब के कैप की बात करते हैं, तो यहाँ पर के कैप था ही नहीं अगर देखा जाए, लेकिन हमने इसलिए लिख लिया ताकि आपको क्लियर रहे, आप कंफ्यूज ना हो। तो अगर के कैप नहीं है मतलब इसका कोफिशिएंट 0 होगा, 0 होगा तभी तो पूरा 0 हो गया, राइट। तो के कैप का कोफिशिएंट है 0 और यहाँ पर है 3 प्लस 3 लेमडा, तो सीधी सी बात है 0 का अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं अपन 3 प्लस 3 लेमडा से तो वो तो 0 ही हो जाना है, ठीक है। तो ये अपन ने लिख लिया 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 2 6 माइनस 3 लेमडा, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 लेमडा, ये तो पूरा हो गया 0, तो खत्म, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें ये है 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 2 8 और 3 लेमडा में से लेमडा जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का लेमडा इक्वल टू 0। हमको लेमडा की वैल्यू चाहिए तो माइनस लेमडा यहीं रखिए, ये प्लस का 8 उस तरफ जाके माइनस का 8, ये माइनस से माइनस कैंसिल, लेमडा की वैल्यू आ गई 8, लीजिए खत्म। तो भाई कहानी इस तरह से चल रही है कि सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि हमारे पास है क्या और हमको फाइंड क्या करना है। तो हमने देखा कि हमारे पास तीनों वेक्टर इस तरीके से हैं कि ए प्लस लेमडा भी परपेंडिकुलर टू लेमडा सी। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि भाई अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए 0, लेकिन हमारे पास ए प्लस लेमडा भी था नहीं, तो सबसे पहले हमने ए प्लस लेमडा भी फाइंड किया, फिर ए प्लस लेमडा भी और सी का, क्योंकि ये दोनों ही परपेंडिकुलर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड किया जिससे हमको यहाँ से लेमडा की वैल्यू मिल गई, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमको सिर्फ इतना बोला जा रहा है कि हमको ये वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, वेक्टर ए का मॉडुलस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी का मॉडुलस वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू दिस फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी, यानी ए और बी जो वेक्टर्स हैं वो नॉन जीरो हैं, नॉन जीरो है मतलब ये 0 नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद हमको भाई बस ये शो करना है कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 0 नहीं परपेंडिकुलर। हाँ कंडीशन वही है कि अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट हम 0 शो कर देते हैं तो ये दोनों हो जाएंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए हमको शो करना है कि दिस परपेंडिकुलर टू दिस, ठीक है। हमारे पास है क्या, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, हमको शो क्या करना है, क्या शो करना है हमको कि जो वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी वेक्टर ए, इन दोनों को परपेंडिकुलर शो करना है। और दो वेक्टर हैं, अगर इनको परपेंडिकुलर शो करना है सीधी सी बात है इनका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, अगर 0 आ जाता है तो वो परपेंडिकुलर हो जाएंगे। कैसे होंगे ये कंडीशन हम इंट्रोडक्शन में समझ चुके हैं। चलिए तो अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो चलिए कर देते हैं। सो नाउ वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, अगर 0 आ जाता है तो ये दोनों हो जाएंगे परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले इस पूरे का डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम इस पूरे ब्रैकेट के साथ। तो देखिए बारी बारी से करेंगे, वेक्टर ए बी है तो वेक्टर ए बी का वेक्टर ए बी में करेंगे, तो हमको ये चीज पता है कि वेक्टर ए बी का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए बी के साथ, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी, ठीक है। इसका इससे हो गया, अब इसका इससे करेंगे, तो ये प्लस का ये माइनस का है तो माइनस लगा दीजिए। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी, पहले इसको लिखा अब फिर इसको लिख रहे हैं, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए, क्लियर। तो इसका इसमें भी कर दिया, इसका इसमें भी कर दिया। अब इसका करेंगे अपन, तो ये प्लस का है ये भी प्लस का है तो ये प्लस लगा दिया अपन ने। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर वेक्टर ए और इसका हो जाएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी, यानी इसका इसमें कर दिया। अब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस
यहाँ पर वेक्टर बी वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के साथ और वेक्टर ए। समझ में आ गई बात? चलिए अब यहाँ पर देखिए ये वेक्टर ए मतलब दोनों मैग्नीट्यूड में है, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी भी हो जाएगा अपना वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस में हमने ये सारी कंडीशंस पढ़ी थी। ठीक है, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस। अब आप एक चीज देखें, हमको ये चीज पता है कि भाई डॉट प्रोडक्ट में हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम करती है, तो वेक्टर ए वेक्टर बी इन दोनों का मैग्नीट्यूड और बी और ए डॉट प्रोडक्ट में है, यहाँ पर भी ए और बी डॉट प्रोडक्ट में है, बी और ए, तो ये माइनस का है ये प्लस का है, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। और चाहे तो एक स्टेप और कर देते हैं अपन ताकि क्लियर हो जाए सारी चीज। ठीक है, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी वेक्टर ए। ठीक, इसको हमने थोड़ा चेंज करके लिखा वेक्टर ए वेक्टर बी बी ए, ये प्लस, इसके बाद वेक्टर ए पहले लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम करती है, वेक्टर बी और यहाँ पर बी पहले ए बाद में, तो ए बी है तो बी ए लिख सकते हैं इसको, तो बी और ए माइनस। अब यहाँ पर फिर से वही वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आप एक चीज देखें, ये दोनों तो होगा कैंसिल, ये माइनस का ये प्लस का ये होगा कैंसिल। अब चाहे तो डायरेक्ट आप इनको और इनको भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन एक स्टेप और करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए ये वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है डॉट वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये माइनस का ध्यान दीजिएगा, तो माइनस। अब ये बी ए है तो यहाँ पर फिर से हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो बी ए को ए भी लिख सकते हैं ना, तो लिख दीजिए, लीजिए ये लिख दिया अपन ने। अब आप देखिए इससे ये कैंसिल होगा कि नहीं, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये आ गया जीरो। तो यहां से आपने देखा कि हमको ये बोला गया था कि शो करिए कि ये और ये परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का हमने स्केलर यानी डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर दिया जो कि आ गया जीरो, इसका मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो यहां लिख दीजिए आप, खत्म। ठीक है, क्लियर? तो हेंस दिस परपेंडिकुलर टू दिस, खत्म। तो इसमें सिर्फ यही शो करना था। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या लगाया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और फिर से वापस से हमने इसके बाद यहाँ पर भी हमने लगाया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए वही बात है कि जो हमने ऑब्जर्वेशंस में सारी चीजें पढ़ी थी डॉट प्रोडक्ट के बाद यानी स्केलर प्रोडक्ट के बाद, वही सारी चीजें बीच बीच में छोटी छोटी काम में आ जा रही हैं, तो उन्हीं का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमको ये बोला जा रहा है कि इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आप वो लिखिए, वी हैव वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए हमको जीरो दिया है, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए का मतलब क्या है, हमने क्या देखा था कि अगर दोनों डॉट प्रोडक्ट में आ जाती हैं तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इसका क्या मतलब हुआ कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो तो जीरो है। क्लियर? ठीक है, इसके बाद हमको बोला जा रहा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू जीरो। तो सीधी सी बात है कि अगर ए का मैग्नीट्यूड जीरो यानी वेक्टर ए अगर जीरो है, इसका मतलब बी भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमको ये बोला जा रहा है कि देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर बी। देखिए वेक्टर ए के बारे में हमको पूरी जानकारी दी है कि ए डॉट ए इक्वल टू जीरो, तो यहां से हमने ए के बारे में तो फाइंड कर लिया, लेकिन अब देखिए बी हमको ये पता चल जाएगा कि बी जीरो हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में बी क्या होगा, क्योंकि ए देखो इसके मल्टीप्लाई में अगर कुछ भी जीरो है तो ये तो पूरा जीरो हो जाना है, यानी बी की जो वैल्यू है वो तो जीरो ही मिलेगी हमको। लेकिन बी है क्या, तो बी कुछ भी हो सकता है, बी जीरो वेक्टर भी हो सकता है, बी और कोई भी वेक्टर हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर बी की जगह पे कोई भी वेक्टर आ जाए, बी की जगह पे कोई भी वेक्टर आ जाए, क्योंकि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जीरो है इसलिए ये पूरा जीरो होगा ही होगा। तो वेक्टर बी क्या हो सकता है, वेक्टर बी के बारे में पूछा जा रहा है, तो भाई वेक्टर बी जो है वो कोई भी वेक्टर हो सकता है। समझ में आ रही बात? क्योंकि ए तो जीरो है, अगर ए जीरो हुआ तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो हमको ये नहीं लिखना है कि बी तो जीरो हो जाएगा, बी कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर लिखेंगे वेक्टर बी कैन बी एनी वेक्टर। तो बस इतना ही हमसे पूछा था कि वेक्टर बी के बारे में आप क्या कंक्लूड करेंगे, तो हम यही कंक्लूड कर रहे हैं कि ए वेक्टर तो जीरो है बट बी कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ बी कुछ भी रहे, जैसे मान लीजिए हमने 2i + j + k कर दिया, ठीक है,
लेकिन वेक्टर ए तो जीरो है, तो जीरो का डॉट प्रोडक्ट होगा तो ये तो जीरो ही हो जाएगा। या फिर मान लीजिए वेक्टर बी अगर जीरो ही वेक्टर होता तो यहाँ पर जीरो है और यहाँ पर भी जीरो है, तब भी ये जीरो ही होगा। इसलिए बी कोई भी वेक्टर हो सकता है। सो वेक्टर बी कैन बी एनी वेक्टर। तो इसका रीजन भी हमने देख लिया, ठीक है। तो बस इसमें तो कुछ था ही नहीं, सिर्फ इतना ही बताना था कि वेक्टर बी के बारे में क्या कंक्लूड कर सकते हैं। तो यही कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई भी वेक्टर हो सकता है, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सो यहाँ पर बोला जा रहा है इफ ए बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर्स। तो पहली लाइन में हमको गिवन है कुछ कि जो वेक्टर ए है, बी है और सी है, ये तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं। इसका क्या मतलब होता है कि यूनिट वेक्टर जो होते हैं वो ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। तो सबसे पहले जो हमको गिवन है हम वो लिख लेंगे। समझ में आई बात। हमको बोला जा रहा है कि ए बी और सी ये तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर हैं, और यूनिट वेक्टर हैं मतलब इनका जो मैग्नीट्यूड रहेगा तीनों का ए बी सी का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा 1। इसके बाद ये बोला जा रहा है कि ये तीनों वेक्टर यूनिट वेक्टर हैं सच दैट वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 वेक्टर, यानी ये भी हमको गिवन है, ठीक है। तो ये भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमारे पास हैं। अब हमको बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर बी डॉट सी प्लस वेक्टर सी डॉट ए। तो देखिए यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आ रहा है, ठीक है। और हमको गिवन क्या है कि ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड तीनों का 1 है। अगर यूनिट वेक्टर बोल दिया मतलब ये हो गया, और ये हमको दिया है। अब इसको फाइंड कैसे करें? तो यहाँ पर थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना होगा कि यहाँ पर ए बी बी सी सी ए आ कैसे सकता है। और यहाँ पर देखिए ए प्लस बी प्लस सी ए, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है अगर वो लग जाता है तो यहाँ पर हमारा काम बन सकता है। तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, लेकिन हम बोथ साइड अगर स्क्वायर लगा दें तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो बस बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही रहेगा। अब इसके बाद यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे अपन, तो ये क्या होता है वेक्टर ए का स्क्वायर, और स्क्वायर लगता है तो वहां पर क्या लग जाता है अपना मैग्नीट्यूड। देखिए एक बार मैं आपको फॉर्मूला लिख देती हूँ, और जो हमने ऑब्जर्वेशन में कुछ चीज़ें पढ़ी थी वो यहाँ पर लगेंगी, वो देख लेते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर अपन शॉर्टकट में करेंगे। यहाँ पर अपन देखो, अब यहाँ पर अपना क्या लग रहा है, क्योंकि वेक्टर है तो जैसे ही वेक्टर लगेगा तो ये हो जाएगा वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर यानी मैग्नीट्यूड तो लगनी है, तो वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा वेक्टर बी के वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये 2ab 2bc 2ca, तो अपन क्या करेंगे यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे और अंदर लिख देंगे अपन ए बी बी सी और सी ए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब अपन यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं इसको। फॉर्मूला तो अपना ये है, ठीक है, यहाँ से ये आया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे मतलब इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर वेक्टर बी का स्क्वायर करेंगे तो वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वेक्टर सी का स्क्वायर करेंगे तो वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस अब 2ab 2bc 2ca तीनों जगह 2 आएगा फॉर्मूले में, इसलिए हमने क्या करा 2 कॉमन निकाला, ए बी बी सी सी ए, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। समझ में आ गई बात क्लियरली? तो 2ab 2bc 2ca तीनों में से 2 कॉमन निकाल लिया। इतनी बात क्लियर हो गई। तो फॉर्मूला अब मैं हटा देती हूँ यहाँ से, चलिए, और इक्वल टू तो 0 है ही अपने पास, कोई दिक्कत नहीं। अब आप यहाँ पर देखें वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड हमको दिया है 1 1 1, तो इनकी सभी की जगह पे 1 रखेंगे। तो यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 2। समझ में आ गई बात? 1 प्लस 1 प्लस 1 ये तीनों को ऐड करेंगे, इस 2 को मत कर दीजिएगा, 2 इसके मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 3 प्लस 2 ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए इक्वल टू 0 वेक्टर। अब ये 3 उस तरफ जाएगा तो माइनस में जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। 0 माइनस 3 और ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चले जाएगा। लीजिए खत्म, कितना सिंपल था, ठीक है। क्लियर, समझ में आई बात? तो यहां पर
बस कुछ चीज़ों का ऑब्जर्वेशन हमको करना है, अगर उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेते हैं तो क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हमको 0 दिया था, ए बी बी सी सी ए, मतलब इन सभी का सम फाइंड करना था, और तीनों के तीनों जो वेक्टर दिए थे ये यूनिट वेक्टर थे। इससे हमारा काम बन गया, लीजिए खत्म। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का जो वैल्यू थी वो आ गई -3/2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, और क्वेश्चन नंबर 14 में आपका एक और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बहुत ही आसान चीज़ है ये भी हमने ऑब्जर्वेशन में समझा था। तो यहाँ पर हमको ये बोला जा रहा है कि हमको ये चीज़ पता ही है, पहले से ही पता है कि भाई अगर वेक्टर a0 है या फिर और वेक्टर b0 है, तो हमको ये चीज़ पता है कि अगर वेक्टर a डॉट वेक्टर b है तो ये तो 0 होना ही है। ठीक है भाई, वेक्टर a डॉट वेक्टर b हमने पढ़ा था कि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड और cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है हमारा a डॉट b का। ठीक है, तो अगर a या b में से कोई भी एक 0 हो गया, मान लो वेक्टर a हमारा 0 है, तो ये 0 अगर हुआ तो इसके साथ सारे के सारे मल्टीप्लाई में जो भी रहेंगे ये पूरे हो जाएंगे 0। ये तो हमको पहले से ही पता है कि a या b में से कोई भी 0 हुआ तो ये पूरा 0 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर हमको ये बोला जा रहा है कि इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, तो उसको हमको एग्जाम्पल से बताना है कि वो क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आई बात थोड़ी बहुत। तो हमको ये चीज पता है कि a या b में से कोई भी अगर एक 0 हुआ, यहाँ पर बोला गया है इफ ईदर वेक्टर a0 और b0, यानी कि a और b में से अगर कोई भी 0 होता है तो हमारा जो डॉट प्रोडक्ट होता है यानी स्केलर प्रोडक्ट होता है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर a भी 0 नहीं है, b भी 0 नहीं है, ये कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ा था कि a भी 0 नहीं है, b भी 0 नहीं है, और उस कंडीशन में a डॉट b कब 0 होता है, जब हमारा cos थीटा 0 होता है। ये पढ़ा था हमने। तो बस चलिए, तो हमको सिर्फ इतना बोला जा रहा है कि आप एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए कि जिसमें a भी 0 नहीं है, b भी 0 नहीं है, लेकिन फिर भी आपका डॉट प्रोडक्ट आएगा 0। ठीक, चलिए ठीक है, तो ये तो ट्रू है कि a या b में से कोई भी अगर एक 0 हो गया तो डॉट प्रोडक्ट तो 0 हो जाना है, बट इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है। ठीक है, देन इसका जो कन्वर्स रहेगा वो क्या रहेगा, कन्वर्स ये रहेगा कि हमारा जो a डॉट b है यानी डॉट प्रोडक्ट तो 0 है, बट a भी हमारा 0 नहीं है, वेक्टर a भी 0 नहीं है और वेक्टर b भी 0 नहीं है, इज नॉट ट्रू। मतलब हाँ, कन्वर्स ये है इसका। ठीक है ना, कि भाई हमारे पास वेक्टर a0 है, b0, इन दोनों में से अगर कोई एक भी 0 होता है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा ही होगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर a डॉट b 0 है तो a भी 0 रहे और b भी 0 रहे। ठीक है, तो इसके लिए एग्जाम्पल से हम समझेंगे। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। हमने एग्जाम्पल लिया कि वेक्टर a हमारे पास है, ये है आपका 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, और वेक्टर b हम ले लेते हैं 2i कैप प्लस -6j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, एक मिनट, 3i 6j 2k। ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर आप देख रहे हैं कि जो वेक्टर a है ये भी 0 नहीं है, वेक्टर b जो है ये भी हमको क्लियर दिख रहा है कि ये भी 0 नहीं है, लेकिन इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ये हमको शो करना है। चलिए a डॉट b करते हैं, तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं भाई, i का i में, j का j में, k का k में। ठीक है, तो 2 3 जार 6 प्लस माइनस 6 3 जार 18 और 6 2 जार 12। अब आप देखेंगे कि ये 6 और 12 प्लस के हैं, दोनों हो गए 18 माइनस 18, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो a डॉट b है ये 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम यही लिखेंगे, इससे ये शो हो रहा है कि जो इसका कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। ठीक है, तो कन्वर्स है क्या, कन्वर्स ऐसा है कि a डॉट b 0 है, देन वेक्टर a भी 0 होगा और b भी 0 होगा, इज नॉट ट्रू। ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, क्लियर। कन्वर्स a भी 0 हो एंड b भी 0 हो इज नॉट ट्रू। थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लिख दिया था। ठीक है, तो देखिए हमको बोला गया था वेक्टर a 0 है, b 0 है, तो a डॉट b 0 है। इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा कि a डॉट b 0 है तो a 0 या b 0 होना चाहिए, a 0 और b 0।
ठीक है, ये ट्रू नहीं है। अब ये ट्रू क्यों नहीं है, ये एग्जाम्पल से हमने बताया कि देखो ए 0 नहीं है, बी 0 नहीं है, बट ए डॉट बी 0 है, खत्म, ठीक, क्लियर। तो एग्जाम्पल देना था, हमने एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला जा रहा है द वर्टिस इज ए बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, यानी कोई ट्राइंगल ए बी सी है। एंगल फाइंड करना तो कैसा भी हो सकता है ट्राइंगल, जरूरी नहीं है कि राइट एंगल हो या किसी भी तरीके का हो। तो ये ए बी और सी ट्राइंगल है अपने पास। अब डायरेक्शन अभी नहीं, सबसे पहले से हमने ट्राइंगल बना लिया। तो ट्राइंगल के वर्टिसेस हमको दिए हैं, ए दिया हुआ है 1 2 3, बी दिया हुआ है -1 0 0 और सी दिया हुआ है 0 1 2। ये ए बी सी ट्राइंगल है। इन्होंने ये बोला है कि रिस्पेक्टिवली देन फाइंड ए बी सी, यानी ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो कोई भी एंगल फाइंड करना हो तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, देखो यहां पर हालांकि एक हिंट दी गई है क्वेश्चन में कि ये जो बी एंगल है ये बी सी और बी ए इन दोनों के बीच का है। बी सी बी ए का मतलब क्या हुआ, बी सी बी ए इन दोनों वेक्टर के बीच का है, मतलब कि इसकी डायरेक्शन इस तरफ जाएगी बी ए और बी सी। तो कभी भी अगर एंगल फाइंड कर रहे हैं तो उनकी डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर ए एंगल होता तो इस तरीके से जाना चाहिए डायरेक्शन। समझ में आ रही बात क्लियरली, ठीक है। तो अगर हिंट नहीं भी दी जाती तब भी आपको समझ जाना है कि अगर बी एंगल फाइंड करना है तो बी सी बी ए के बीच का है, क्योंकि ये क्या है एंगल ए बी सी, मतलब बी बीच में, मतलब बी एंगल फाइंड करना। खैर ये तो आपको पता ही है, ठीक है। चलो अब इसको फाइंड कैसे करेंगे, तो लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर वेक्टर में आप काम कर रहे हैं तो कोई भी चीज रहे, चाहे फिर ए बी सी ये तीन आपके पॉइंट्स हैं, वर्टिसेस है ट्राइंगल के, लेकिन अगर इनका पोजीशन वेक्टर अपन फाइंड करते हैं तो ये हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही रहेगा। जैसे कि मान लीजिए इस तरीके से बना हुआ है जो भी है, ये अपना ये बन गया एक्स वाई, ये बन गया एक्स वाई जेड, तो ये हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही होगा, ओ बी ओ ए ओ सी। तो हालांकि यहाँ पर पोजीशन वेक्टर अपन नहीं फाइंड करेंगे क्योंकि अपन ऑलरेडी ये सारी चीज पढ़ चुके हैं कि अगर वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, तो वो पूरा कॉन्सेप्ट अपन समझ चुके हैं। अपने को बस पता होना चाहिए कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, इसलिए मैंने ये फिगर आपको बना के बताया कि हमेशा पोजीशन वेक्टर अगर मान लीजिए बी है तो हमको क्या बोला जा रहा है कि हमको तो एंगल फाइंड करना है, और एंगल कौन कौन सी साइड के बीच का फाइंड, आई मीन कौन सी जो वेक्टर उनके बीच का बी सी और बी ए, मतलब बी सी और बी ए अपने को लगेगा। तो बी सी बी ए फाइंड कैसे करेंगे, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट जो अपन ने पढ़ा था कॉन्सेप्ट उससे, ठीक है। चलिए तो कॉन्सेप्ट की अगर बात करें, जैसे कि मान लीजिए अगर आप बी ए वेक्टर फाइंड करते हैं तो बी ए वेक्टर फाइंड कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट लग रहा है ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, लेकिन ये पूरा अपन नहीं करेंगे, जरूरत ही नहीं है ना भाई, फॉर्मूला अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बी के जो कोऑर्डिनेट है उनमें से ए के कोऑर्डिनेट जो है उनको आप माइनस कर दो और आई जे के लगा दो, दैट्स इट। तो ये जब फॉर्मूला पढ़ चुके हैं तो इतना लगाने की क्या जरूरत, ठीक है। तो ये मैं हटा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट अपन पढ़ चुके हैं। तो -1 0 0, ठीक है। तो सबसे पहले अपन वेक्टर बी ए फाइंड कर रहे हैं, बी ए, ठीक है। तो फॉर्मूला अपना क्या होता है, बी ए की बात करें तो देखिए ये बी ए हो गया, तो बी से अपन लेंगे x1 y1 z1, ए से लेंगे x2 y2 z2, और फॉर्मूला अपना क्या होता है ये भी अपन लिख ही लेते हैं यहाँ पर, ये होता है x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप और z2 माइनस z1 के कैप। तो फॉर्मूले से थोड़ा बहुत कुछ याद आया होगा, चलिए करते हैं। तो बी ए वेक्टर कर रहे हैं अपन, तो बी ए यानी ए के कोऑर्डिनेट में से ए में से बी माइनस करेंगे, तो बी के हो जाएंगे x1 y1 z1 और ए के हो जाएंगे x2 y2 z2, ठीक है। इस चीज से ध्यान रखिएगा। तो x2 माइनस x1 करेंगे तो ए ये x2 ये y2 ये z2 और ये रहा अपना x1 y1 z1, ठीक है, यहाँ पर भी लिख दिया। तो 1 x2 माइनस x1, 1 में से -1 माइनस करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 + 1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 यानी y2 है यहाँ 2, यहाँ y1 और 2 माइनस 0 2 2 जे कैप, और के कैप की बात करते हैं तो z2 माइनस z1, तो 3 माइनस 0 3 के कैप, तो 1 + 1 2 ही लिख लेते हैं, तो ये हो गया आपका 2 आई कैप 2 जे कैप 3 के कैप। बी हो गया, अब क्या फाइंड करना है, बी सी, तो बी सी फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो बी सी फाइंड करेंगे, ठीक है, तो ये हटा देती हूँ मैं। तो सीधी सी बात है, अगर आप बी सी वैक्टर फाइंड करें तो हमको ये चीज़ पता है, इसके कोऑर्डिनेट से x1 y1 z1 मिलेगा और सी से मिलेगा अपने को x2 y2 z2।
तो देखिए ये हो जाएगा आपका x2 y2 z2 x1 y1 z1, ठीक है, बी सी। तो चलिए फॉर्मूला अपना ऑलरेडी लिखा हुआ है, दोबारा नहीं लिखेंगे अपन। x2 माइनस x1 तो 0 माइनस माइनस प्लस 1, तो 0 प्लस 1 1, तो 1 आई कैप, तो 1 लिखते नहीं अपन, ये हो गया आई कैप, ठीक है। y2 माइनस y1 तो 1 माइनस 0 जे कैप, z2 माइनस z1 2 माइनस 0 2 के कैप, दोनों वेक्टर आ गए अपने, ठीक है। कौन कौन से वेक्टर आ गए, एक तो बी ए और बी सी, ठीक है। अब अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करना है तो हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला यहाँ साइड में लिख रही हूँ अभी मैं, cos थीटा इक्वल टू होता है जो भी वेक्टर रहे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, यानी जो भी वेक्टर है आपकी उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट और दोनों का मैग्नीट्यूड। तो पहले ही फाइंड कर लेते हैं, सीधा फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो इन दोनों वेक्टर का अपन डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो नाउ बी ए डॉट बी सी, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, आई का आई में, जे का जे में, के का के में, ठीक है। तो आई का यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 1 जार 2 प्लस 2 1 जार 2 प्लस 3 2 जार 6, तो 6 प्लस 2 और प्लस 2 यानी ये हो गया 10। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लिया एंड मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर्स का, तो बी ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, ये मैग्नीट्यूड, ठीक है, बी ए का। तो यहाँ पर देखिए ये आ गया रूट, आई का कोफिशिएंट 2 2 2 जार 4, जे का कोफिशिएंट 2 2 2 जार 4, 3 का के का कोफिशिएंट 3 3 3 जार 9, तो ये हो गया 17, ठीक है ना। 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 9 17। चलिए बी ए का हो गया, बी सी का अपन मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो आई का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट 1, 2 का के का कोफिशिएंट 2, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो ये हो गया 4 5 6। चलो बस अब सीधा फॉर्मूला अपन उठाएंगे, तो एंगल बिटवीन बी ए एंड बी सी, ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बी ए एंड बी सी, ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू बी ए वैक्टर डॉट बी सी वैक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड बी ए और बी सी का मैग्नीट्यूड, बस वैल्यू रख देंगे। तो बी ए बी सी का डॉट प्रोडक्ट अपना आया था यहाँ पर 10, ठीक है, और बी ए का मैग्नीट्यूड √17 और √6, तो दोनों स्क्वायर रूट है, दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना, यही कर लेते हैं 10/102, ठीक है। तो यहाँ से आपका देखो cos थीटा इक्वल टू ये आ गया, तो अपने को थीटा फाइंड करना है, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 10/√102, लीजिए खत्म, क्लियर, समझ में आ गई बात, तो ये आ गया आपका आंसर। तो यहाँ पर बस जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है, कॉन्सेप्ट क्या पढ़े हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट लग सकता है, ये चीज़ें क्लियर हैं, तो अपन जो भी क्वेश्चन है आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर हमको बोला गया था कि ए बी सी तीनों जो पॉइंट्स थे अपने, यानी तीनों वर्टिसेस थे ट्राइंगल के, वो दिए हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर वाला भी कॉन्सेप्ट लगा के आप कर सकते हैं, और चाहे तो जब अपने पास फॉर्मूला है सीधा सीधा तो उसको लगा के आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बी ए फाइंड किया, बी सी फाइंड किया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड किया, दोनों का मैग्नीट्यूड फाइंड किया, और फॉर्मूले में सीधी सीधी वैल्यू रख के अपना एंगल फाइंड कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो भाई क्वेश्चन नंबर 16 जो है, इसको भी अपन ऑलरेडी समझ चुके हैं कि अगर 3 पॉइंट्स अपने को दे दिए जाते हैं वेक्टर्स में, तो उनको कोलिनियर अगर शो करना है तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए अपन ने पढ़ा था, या फिर ए बी प्लस ए सी इक्वल टू बी सी, इस तरीके से अपने को मिल जाना चाहिए इनका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर 3 पॉइंट्स अपने को दिए जाते हैं तो वो किस कंडीशन में कोलिनियर होंगे। तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी पढ़ी थी अपन ने, तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी में एक चीज़ ये थी कि लेस देन एंड इक्वल टू होना चाहिए, लेकिन अगर इक्वल टू वाली कंडीशन आ जाती है, उस कंडीशन में जो तीनों आपके तीनों पॉइंट रहेंगे वो कोलिनियर रहेंगे, ठीक है। चलिए कर लेते हैं। तो फंडा अपना क्या चल रहा है कि अगर ए बी बी सी सी ए भी अगर अपन फाइंड करते हैं, लेकिन वो जो भी पॉइंट्स आपके रहेंगे, अगर उनका पोजीशन वेक्टर की बात होती है तो वो हमेशा ओरिजिन के ही रिस्पेक्ट में रहेगा, ठीक है। चलिए तो अपन करते हैं, तो सबसे पहले अपन ए बी फाइंड करते हैं, वेक्टर ए बी। तो वेक्टर ए बी कैसे फाइंड करेंगे, वही अपना कॉन्सेप्ट वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। तो ए बी, तो ए पहले आ रहा है, बी बाद में आ रहा है। ए आपका इनिशियल पॉइंट है, बी टर्मिनल है, तो यहाँ पर ए रहेगा आपका x1 y1 z1, बी रहेगा आपका x2 y2 z2। तो फॉर्मूला अभी अपन ने जो लगाया था ना, अपने को वही लगाना है, ठीक है।
तो ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 आई कैप y2 माइनस y1 j कैप z2 माइनस z1 k कैप। और क्योंकि a b फाइंड कर रहे हैं अपन, ठीक है, तो a जो रहेगा 1 2 7 x1 y1 z1, b 2 6 3 x2 y2 z2। चलिए करते हैं अब अपन। तो x2 माइनस x1 यानी कि 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 यानी आई कैप प्लस y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस 2 4 j कैप z2 माइनस z1 3 माइनस 7 माइनस 4 k कैप। समझ में आ गई बात। तो ये आ गया अपना वेक्टर ए बी। मैग्नीट्यूड और साथ में फाइंड कर ही लेते हैं। तो ए बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 का स्क्वायर 1, 4 4 जार 16, माइनस 4 का स्क्वायर भी करेंगे तो 16, ये आ गया √33। ठीक, चलिए तो ए बी का अपना सारा सब कुछ काम खत्म। अब बी सी फाइंड करते हैं। तो बी सी तो बी के कोऑर्डिनेट है अपने 2 6 3, सी के हैं अपने 3 10 माइनस 1। तो बी x1 y1 z1, सी x2 y2 z2। बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट जो होता है ना अपना, तो इनिशियल और टर्मिनल में से इनिशियल अपने को माइनस करना है। तो 3 माइनस 2 1 यानी आई कैप, फिर 10 में से 6 माइनस होगा तो 4 जे कैप, -1 में से -3 माइनस होगा तो -1 -3 -4 के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड भी यहीं कहीं फाइंड कर लेते हैं BC का। तो ये BC का मैग्नीट्यूड अपन फाइंड कर रहे हैं। तो I का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 4 जार 16, 4 4 जार 16 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये भी आ गया आपका √33। समझ में आ गई बात। चलो CA वेक्टर, तो CA है तो C तो ये रहा, इसको हटा दो अपन और A और लिख लेते हैं अपन 1 2 7। ठीक है, 1 2 7। तो ये हो जाएगा अपना x1 y1 z1, ये हो जाएगा अपना x2 y2 z2। ठीक है, तो चलो x2 माइनस x1, 1 में से 3 माइनस करोगे आप तो -2, तो -2 आई कैप, 2 में से 10 माइनस करोगे तो -8 जे कैप, 7 में से -1 करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 8 के कैप। ठीक, अब इसका अपन मैग्नीट्यूड और फाइंड कर लेते हैं। तो सी ए का मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं। तो -2 का स्क्वायर 2 2 जार 4, 8 8 जार 64, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर भी यहाँ तो प्लस ही है, 8 8 जार 1 मिनट 7 में 7, हाँ ठीक है। ठीक, क्लियर, ये आ गया। अब यहाँ पर अपने को ये देखना है, क्या देखना है, चलो पहले कंडीशन लिखते हैं अपन। तो आपको ये चीज़ क्लियर दिख रही है कि ये जो दोनों वैल्यूज आई हैं ये छोटी आई हैं और ये वैल्यू बड़ी आई है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, सी ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, सी ए का मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये √132 है, और यहाँ पर इन दोनों का मैग्नीट्यूड किसका, ए बी का और बी सी का, वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड। अब देखते हैं ये इक्वल आ रहे हैं या नहीं। तो देखिए सी ए का मैग्नीट्यूड है √132 और ए बी का है 33 रूट और बी सी का भी है √33। ठीक है, अब 132 को अगर आप ब्रेक करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 33 × 4 और √33, इन दोनों को अगर चाहें तो ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2√33। ठीक है, तो यहाँ से 4 देखो रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा 2√33। तो देखिए आ गया इक्वल। तो यहाँ पर यही था कि दो साइड का जो मैग्नीट्यूड का सम है वो एक साइड के मैग्नीट्यूड के अगर इक्वल आ जाता है उस कंडीशन में आपके ये तीनों पॉइंट्स हैं ये हो जाएंगे कोलिनियर, यानी एक ही लाइन में। यानी कंडीशन ऐसी बनती है कि ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है, सी पॉइंट यहाँ है, ये कोलिनियर हैं। ठीक है, लेकिन हमेशा अगर इनका यूनिट वेक्टर की बात करें तो ओरिजिन के ही उसमें रहेंगे। तो ये ओ ए, ओ बी, ओ सी, इस तरीके से यहाँ पर कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, तीनों कोलिनियर हैं। तो हालांकि ये सब कुछ फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपन वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट का कॉन्सेप्ट पढ़कर आए हैं। तो अगर कोई भी वेक्टर अपने को फाइंड करना है, ठीक है, 2 पॉइंट से बनने वाला कोई भी वेक्टर फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला अपने पास सीधा सीधा है।
बस अपने को पता होना चाहिए कि यहाँ पर इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट क्या है, क्योंकि टर्मिनल में से इनिशियल माइनस होता है। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रूव हो गया, तो यहाँ लिख देते हैं हेंस ए बी एंड सी आर को लीनियर, खत्म। ठीक है, तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो अपना काम खत्म। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कुछ नया क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। एक एग्जाम्पल किया था और इससे पहले एक क्वेश्चन भी अपन इस तरीके का किया था। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने को 3 यहाँ पर वेक्टर दिए हुए हैं। ये तीनों जो वेक्टर हैं ये किसके हैं, वर्टिसेस के हैं, और हमको ये शो करना है कि ये जो तीनों हैं ये जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। यही बोला गया आई थिंक, हाँ। शो दैट वेक्टर दिस दिस एंड दिस फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। कुछ नहीं यार, पाइथागोरस थ्योरम अगर प्रूव हो जाती है तो अपना काम खत्म हो जाएगा। बस बात इतनी सी है कि ये जो तीनों हैं ये वर्टिसेस हैं। ठीक है, ये साइड्स नहीं, ये क्या है, वर्टिसेस हैं। तो सबसे पहले वर्टिसेस से हमको साइड्स फाइंड करनी होगी। इस तरीके से दिया हुआ है अपना राइट एंगल ट्राइंगल, कुछ इस तरीके से होगा। अब साइड कुछ भी हो सकती है, वो अपन देखेंगे। तो मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए जो है ये दिया हुआ है अपने को 2i माइनस जे कैप प्लस के कैप। बी दिया हुआ है i माइनस 3j कैप। थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए इसमें फिगर में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ये तो अपन सिर्फ समझ रहे हैं। 3i माइनस 4j और माइनस 4k। तो ये जो है ये इस तरीके से अपना XYZ प्लेन है। ये OB, ये OC और ये इस तरीके से बना। ठीक, क्लियर। तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब सीधी सी बात ये है कि B अगर है तो OB जो रहेगा वो यही रहेगा, i माइनस 3j माइनस 5k। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपन AB फाइंड करते हैं। तो हालांकि अपन तो डायरेक्ट फाइंड करेंगे क्योंकि अपने पास जब फॉर्मूला है तो सीधे सीधा अपन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपन सबसे पहले फाइंड करते हैं AB वेक्टर। वही अपना x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप और प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो सबसे पहले AB फाइंड कर रहे हैं, AB वेक्टर। ठीक है, तो A दिया हुआ है 2i माइनस j माइनस k। चलो 2i माइनस j प्लस k कैप, और B दिया हुआ है अपने को 2i माइनस j प्लस k i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। कहने का मतलब ये देखो वेक्टर दिया है, इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा और फिगर बनाती हूँ एक बार में। तो देखिए अगर A है 2i माइनस j माइनस k, मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 2 माइनस 1 और 1, 2 माइनस 1 और 1। अब B की बात करते हैं। तो अगर इसका वेक्टर ये है तो सीधी सी बात है I का कोफिशिएंट, J का कोफिशिएंट और K का कोफिशिएंट। तो I का कोफिशिएंट यहाँ पर है 1, J का है माइनस 3 और K का है माइनस 5। तो B के कोऑर्डिनेट मिल गए। C की बात करते हैं, ये हो जाएगा 3 माइनस 4 लीजिए। और ये सीधी सी बात है, इस चीज़ का ध्यान रखना ये किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है, सब कुछ ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, यानी OB इस तरीके से। ठीक है, तो अपन वो नहीं करेंगे, अपन सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। AB अगर फाइंड कर रहे हैं तो अपने को ये पता होना चाहिए। फॉर्मूला एक बार मैं लिख देती हूँ, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अपने को लगाना। सबसे पहले अपन AB फाइंड कर रहे हैं, मतलब कि A इनिशियल है, B टर्मिनल है, तो B में से A माइनस कर रहे हैं, तो AB वेक्टर। ठीक है, 1 में से 2 माइनस करोगे तो माइनस 1 i कैप, माइनस 3 में से माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस, माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 j कैप। ठीक है, माइनस 5 में से माइनस 1 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6 k कैप। साथ ही साथ इसका मैग्नीट्यूड भी यहीं के यहीं अपन फाइंड कर लेते, क्योंकि मेन तो अपने को मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी। तो AB का मैग्नीट्यूड फाइंड करें, देखो माइनस 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 का स्क्वायर 2 2 जार 4 और माइनस 6 का स्क्वायर 6 6 जार 36, 36 प्लस 4 40 41। ठीक, अब BC फाइंड करते हैं। तो फॉर्मूला यही है, BC को ध्यान में रखना बस, B और C। तो C में से B माइनस करेंगे, 3 माइनस 1 2 माइनस 4 माइनस 3, तो माइनस 4 में से माइनस कर रहे हैं माइनस 3, माइनस 4 में से माइनस कर रहे हैं माइनस 3। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1, यानी माइनस j कैप। माइनस 4 में से माइनस कर रहे हैं माइनस 5, तो माइनस 4 प्लस 5 यानी 1 k कैप। ठीक, अब इसका मैग्नीट्यूड भी यहीं कहीं फाइंड कर लेते हैं। BC का 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 5 6। चलो, तो A भी हो गया, BC हो गया,
सी ए और फाइंड कर ही लेते हैं। सी ए बी सी सी ए, तो ए में से सी माइनस, ठीक। तो 2 में से 3 माइनस करेंगे, 2 माइनस 3 -1 आई कैप, -1 में से माइनस कर रहे हैं 4, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, +4 और माइनस का 1 3 जे कैप, ठीक है ना। सी ए फाइंड कर रहे हैं ना, तो भाई ए में से सी माइनस करेंगे, है ना। और 1 में से माइनस कर रहा है -4, तो माइनस माइनस +4, तो 4 + 1 5, ये क्या। इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर ही लेते हैं। देखो -1 का स्क्वायर 1, 3 3 जार 9, 5 5 जार 25, फिगर पूरा मतलब इतना हटा देते हैं अपन। समझ में आ गई बात। अब अपने को ये देखना है कि भाई कौन सी साइड जो है वो सबसे बड़ी है। तो अपन ने देखा कि भाई अपना जो ए बी है इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है 41 सबसे बड़ा, और बाकी ये दोनों छोटे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी इक्वल टू अपना मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी ए। और क्योंकि अपना जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या कहती है कि वन साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, तो इसका अपन स्क्वायर करेंगे वन साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल। तो ए बी अपने पास कितना है √41, इस पे अपन स्क्वायर कर रहे हैं इक्वल टू बी सी कितना है √6, इस पे भी स्क्वायर कर रहे हैं, और सी ए कितना है √35, इस पे भी अपन स्क्वायर कर रहे हैं। तो बस अब रूट से बाहर आएगा तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, रूट से स्क्वायर कैंसिल, रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ आ गया 41 इक्वल टू 6 + 35, तो 6 + 35 भी हो जाएगा 41, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम जो है ये सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है। बस अंतर सिर्फ इतना आया है कि फिगर जो है अपना ये इस तरीके से बनना चाहिए, बस, क्योंकि ए बी सबसे बड़ी साइड है। बस समझ में आ गई बात, और कुछ भी नहीं है। तो क्योंकि अपन जो फिगर बनाते हैं वो तो अंदाजे से बनाते हैं, मेन बात ये है कि अगर पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ए बी का स्क्वायर, ठीक है, जो वेक्टर ए बी है उसका स्क्वायर बी सी वैक्टर के स्क्वायर के और सी ए वैक्टर के स्क्वायर के सम के इक्वल आ रहा है, मतलब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस ट्राइंगल एबीसी सेटिस्फाइज पाइथागोरस थ्योरम, तो triangle ABC is a right angled triangle। खत्म, ठीक, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो लीजिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 70 कंप्लीट। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमको ये बोला जा रहा है कि इफ ए वेक्टर इज अ नॉन जीरो वेक्टर, यानी वेक्टर ए नॉन जीरो है यानी जीरो नहीं है, ऑफ मैग्नीट्यूड ए, यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमको दिया है ए, ठीक है, एंड लैम्डा अ नॉन जीरो स्केलर। अब जो लैम्डा है वो भी जो स्केलर है वो नॉन जीरो स्केलर यानी जीरो नहीं है, ठीक है। देन लैम्डा वेक्टर ए इज यूनिट वेक्टर इफ। अब ये यूनिट वेक्टर होगा किस कंडीशन में, ये कंडीशन हमको बतानी है। तो कुछ नहीं, चलिए कर लेते हैं सॉल्व, अपने को आंसर पता चल जाएगा। हमको ये बोला जा रहा है कि जो वेक्टर ए है इसका मैग्नीट्यूड हमको दिया है ए, पहली चीज क्लियर। और हमको ये बोला जा रहा है कि लैम्डा वेक्टर ए जो है ये यूनिट वेक्टर होगा। अब ये यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है ये क्या होना चाहिए 1। देखो लैम्डा कोई भी वेक्टर है, यहां पर बोला जा रहा है कि ये जो वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर है। अगर ये यूनिट वेक्टर है मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो 1 रहेगा। अब ये मैग्नीट्यूड 1 है मतलब, तो मैग्नीट्यूड 1 रहेगा किस कंडीशन में, वो कंडीशन हम देखते हैं। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ मैग्नीट्यूड, इसको अलग अलग कर लेंगे। तो ये लैम्डा का मैग्नीट्यूड और ये ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। अब हमको ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ए, तो हम लिख देंगे कि लैम्डा का मैग्नीट्यूड यहाँ पर अपना ए इक्वल टू 1, ठीक है। कंडीशन अपनी कौन सी सेटिस्फाई हो रही थी, यहाँ से अगर ए की वैल्यू अपन फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर जो अपना करेक्ट आंसर आ रहा है ये आ रहा है डी, कि अगर कंडीशन ये रहती है ए की इस वैल्यू के लिए लैम्डा ए जो रहेगा ये रहेगा यूनिट वेक्टर, बस
ठीक है, तो एक बार और एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। हमको ये बोला जा रहा था कि जो ए है ये भी नॉन जीरो वेक्टर है, लैम्डा स्केलर होता है तो ये भी नॉन जीरो, यानी लैम्डा भी जीरो नहीं है, ए भी जीरो नहीं है। अब ए का मैग्नीट्यूड अपने को दे दिया गया कि मैग्नीट्यूड ए है किसका, ए का, तो भाई किसी का भी मैग्नीट्यूड अपन ऐसे लिखते हैं ना मॉडुलस लगा के, ठीक है, तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो ए है, और यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो लैम्डा ए है ये यूनिट वेक्टर है। अब कोई भी यूनिट वेक्टर रहेगा तो उसका मैग्नीट्यूड रहेगा 1, तो अगर लैम्डा ए यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो 1 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा अपन ने सॉल्व कर लिया, यहाँ से अपने को ए की ये वैल्यू मिल गई, मतलब ए की इस वैल्यू के लिए लैम्डा ए यूनिट वेक्टर होगा, दैट्स इट, खत्म। तो ये आंसर आ गया अपना डी। क्लियर, ठीक है, तो उसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। बाकी आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे। आज की क्लास में हमारी एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट हो गई है और आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।